27 जुलाई 2016 की शाम को दिशीत जेरीवाला अपनी पत्नी वेल्सी और बेटी फियोना को लेकर एक रिश्तेदार के घर पे डिनर ले जाता है। ये दिनों का डिनर के लिए प्लान था और डिनर होते ही वो लोग वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद जब तीनों अपने घर में अपने रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है, दिशीत को रियलाइज़ होता है कि उसने पार्किंग लॉट की लाइट तो ऑन ही रख दी। उसे स्विच ऑफ किया ही नहीं, तो वो फिर वापस नीचे जाता है पार्किंग लॉट की लाइट को स्विच ऑफ करने के लिए। 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, दिशीत आता नहीं। वेल्सी अपने पति को आवाज़ देकर बुलाती है, दिशीत कहते हैं, "हाँ, रुको, रुको मैं आता हूँ।" और फिर और समय बीतता है, दिशीत जब नहीं आता है, तो वेल्सी अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है दिशीत को बुलाने के लिए, उसे पास जाने के लिए, और वो देखती है कि 3 नकाबपोश लोग, उसमें से एक ने दिशीत के गले पर चाकू रखकर ज़ोर ज़बरदस्ती बेडरूम में घुसने की कोशिश की। तीनों घुस गए और उन्होंने लूट-पाट मचा दी। वेल्सी के जितने भी उस वेल्सी ने गहने और ज्वेलरी पहनी थी, सभी उससे निकलवा दिए, उसे उतरवा दिए और फिर वेल्सी और बेटी को बाथरूम में लॉक कर दिया। अब इसके बाद होता ये है कि कुछ समय तक वेल्सी को कुछ भी सुनाई नहीं देता, कोई भी शोर आवाज़ नहीं आती। तो उसे एहसास होता है कि शायद अब जो भी लुटेरे थे वो चले गए होंगे। इसके लिए वो अपने बाथरूम जहाँ पे वो बंद थी, उसकी खिड़की का काँच का दरवाज़े को शीशे को तोड़ती है और अपने आस-पास के नेबर्स को सबको बुलाती है, पड़ोसियों को आवाज़ देती है। और पड़ोसी भी ये चीख-पुकार सुनकर उसके घर पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो बेडरूम में एंटर करते हैं, वो सभी शॉक में होते हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह चारों तरफ खून-खून नज़र आता है और उनके सामने खून से लथपथ दिशीत की लाश होती है। ये देखकर सभी काफ़ी शॉक में होते हैं। जैसे ही वेल्सी बाहर आती है, सब नज़ारा देखती है, उसके आँसू रुके नहीं रुकते। वो ज़ोर-ज़ोर से करा-करा के रोती है, चिल्लाती है, चीखती है और एकदम सदमे में पहुँच जाती है। अब ये सब हो रहा है और करीबन 2 दिन तक तो वेल्सी की हालत बहुत ही ख़राब थी, वो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। अब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और इस घर में एकदम मातम का माहौल था। कहाँ एक रात पहले बहुत ही एक अच्छा परिवार, हरा-भरा परिवार, खुश था, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था और एक दिन अचानक से उनके साथ ये सब हो जाता है। अब पुलिस जब आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो नॉर्मली जो एक अभी आज के ज़माने में सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखते हैं पुलिस, या फिर आस-पड़ोसी से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। बस एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जहाँ पे वो देखती है कि 2 लोग ऑटो में बैठकर दिशीत के घर की तरफ आ रहे थे। ख़ैर वहाँ पे बाकी सारे दूसरे बंगलो भी हैं, सिर्फ़ दिशीत का ही बंगलो नहीं है। तो पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है ये कोइंसिडेंस भी हो, या फिर जो 3 लोग आए थे दिशीत के घर पे, उनमें से 2 लोग ये ऑटो से निकले हुए हो। पुलिस को काफ़ी दिन हो जाते हैं, पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिलता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे इस केस को सॉल्व करें। बस उन्हें ये पता है कि हाँ, ये केस का जो क्राइम सीन है वो दिशीत के घर पे हुआ है, तो उनके सवालों के जवाब भी उनको दिशीत के घर पे ही मिलेंगे। इसी के लिए सारे लोग जो है दिशीत के घर पे वापस से जाते हैं और शुरू से छानबीन करते हैं, और जो उन्हें डिस्क्रिपेंसीज़ मिलती है, जो उन्हें मायाजाल इस घर में उन्हें मिलता है, उसी से कहीं न कहीं वो कातिल का रास्ता उन्हें मिल जाता है। तो होता ये है कि वो वेल्सी से पूछताछ करते हैं, और वेल्सी से पूछताछ करने के बाद ना उन्हें काफ़ी सारी बातें अटपटी से लगती है। सबसे पहली बात तो वेल्सी जो समय बताती है कि जो समय ये लोग आए थे, वो समय एक्चुअली में सीसीटीवी से मैच नहीं करता। और दूसरा ये कि सीसीटीवी में सिर्फ़ 2 लोगों का ही उन्हें 2 लोग ही नज़र आए, जबकि वेल्सी का कहना था कि 3 लोग उसके घर में नकाबपोश लोग आए थे और चाकू से उसके बेडरूम में ज़ोर ज़बरदस्ती घुस गए थे। पुलिस को ये भी बात खटकी कि अगर उन्हें लूट-पाट करनी ही थी, तो उन्होंने दिशीत को क्यों मारा, और अगर दिशीत को मारने के इरादे से वो आए थे, तो वो दिशीत को नीचे भी मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने लूट-पाट पूरी तरीके से की ही नहीं। क्योंकि अगर उन्हें लूट-पाट करनी ही थी, तो सिर्फ़ वेल्सी के ज़ेवरात उन्होंने अपने कब्ज़े में ले ली, जबकि दिशीत के शरीर पे, उसके मृत्यु शरीर पे चेन थी, घड़ी थी, रिंग थी, बहुत सारी चीज़ें उसके पास भी थी, वो भी वो लोग लूट के लेके जा सकते थे। तो उन्होंने वो काम एक अधूरा कर दिया। दूसरा, अगर उन्हें मारना ही था, तो उनके ऊपर आने का, फर्स्ट फ्लोर पे आने का कोई लॉजिक नहीं बनता। दिशीत और वेल्सी का बेडरूम, उनका जो घर है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो पार्किंग लॉट में ही दिशीत को मार लेते, क्योंकि अगर वो ऊपर आते और वेल्सी उनका चेहरा देख लेती, तो वो पकड़े जा सकते थे। और ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों है। और एक सबसे मेन बात है कि जिस रात को इंसिडेंट हुआ था, उस रात पे दिशीत, वेल्सी
मतलब वेल्सी के ससुराल वाले दीक्षित के माता-पिता, भाई और दीक्षित के चाचा की फैमिली, कोई भी टाउन में नहीं था। दीक्षित के चाचा आउट ऑफ टाउन गए थे और उसके माता-पिता इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे। तो ये बात कैसे उन्हें पता लगी? कोई घरवाला ही शायद उस केस में इन्वॉल्व्ड हो, उन्हें ये ऐसा लग रहा था शायद चाचा या कोई फैमिली मेंबर का इसमें हाथ है, क्योंकि इतनी अच्छी लाइक ऐसा इतना अच्छा मौका कोई क्रिमिनल को कैसे पता चलेगा? कोई घरवाला होगा इसमें इन्वॉल्व्ड, शायद घरवाला ही कोई इन्वॉल्व्ड हो, क्योंकि ये खबर तो कहीं और से उन्हें मिल नहीं सकती। तो ये भी शक उन्हें हो रहा था कि उन लोगों को, उन क्रिमिनल्स को इस मौके के बारे में कैसे पता चला कि कोई घर पे अवेलेबल नहीं है। पुलिस को ये बात भी बहुत ज़्यादा खटकी कि जब उन्हें दीक्षित की लाश मिली थी तो दीक्षित का चश्मा ऐसे ही था। तो अगर उन तीनों ने दीक्षित के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की होती या उसे पकड़ कर लेकर आए होते, हाथापाई हुई होती, तो दीक्षित का चश्मा नीचे या फिर स्टेज में कहीं पे मिला होना चाहिए, बल्कि उसका चश्मा ऐसे के ऐसे ही था, तस्से-मस कुछ हुआ नहीं उसके शरीर को। ना ही कोई ज्वेलरी उसके शरीर से गायब हो। तो ये 4-5 पॉइंट्स पुलिस को बहुत ही ज़्यादा अजीब और अटपटे लगे और इसी से ही उनको कातिल की तरफ का रास्ता मिला। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस, बहुत ही ज़्यादा जोश में वेल्सी से पूछताछ की, क्योंकि उस समय पर वेल्सी ही वहाँ पर मौजूद थी और किसी ने भी ना उन 3 लोगों को जाते हुए देखा, ना ही वो 3 लोगों को वहाँ से बाहर आते हुए देखा। समय भी जो ऐसा था, रात का समय था, तो उम्मीद मुश्किल है कि किसी को इस बारे में कुछ पता चला हो या अंदाज़ा हो। तो फिर वेल्सी एट द एंड टूट जाती है और वो अपने घुटने टेक देती है, पुलिस को सब सच बताती है। लेकिन अब पुलिस को ये था कि वेल्सी ने ऐसा क्यों किया और किसकी मदद ली और वो 2 लोग कौन थे? तो वो 2 लोग दरअसल वेल्सी का एक लवर है उसमें, और दूसरा व्यक्ति जो था वो उसके लवर का ड्राइवर था, यानी कि सुकेतु जो वेल्सी का लवर था। एक्स लवर कहिए, अभी भी उनका अफेयर जो चल रहा है उसके हिसाब से उसका लवर ही हुआ और एक ड्राइवर। तो बात ये होती है कि वेल्सी और सुकेतु रिलेशनशिप में थे। आई थिंक वो कॉलेज टाइम्स या कोई अपने फ्रेंड की शादी में, फ्रेंड फैमिली की शादी में वो लोग मिले थे और ऐसे ही शादियों में, इवेंट में वो उनका मिलना-जुलता बढ़ता गया। तो अब होता ये है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन उनके रिलेशनशिप की मंज़ूरी नहीं थी उनके घरवालों को और उनके घरवाले इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। वजह ये थी कि दोनों एक ही समाज से बिलॉन्ग करते थे। इसी वजह से उनके घरवाले इस रिश्ते से नाखुश थे, नाखफ़ा थे। तो अब होता ये है कि वेल्सी अपनी शादी कर लेती है दीक्षित के साथ और सुकेतु की भी शादी हो जाती है। ख़ैर सुकेतु की शादी नहीं टिक पाती, वो टूट जाती है। लेकिन वेल्सी कहीं न कहीं ठीक-ठाक खुश थी अपनी लाइफ़ में, बट फिर उसे सुकेतु से वापस उससे मुलाकात होती है। उसके साथ वो उसके रिकिंडल हो जाता है उसका रिलेशनशिप, और पुलिस को यही था कि जब सब ठीक था वो डिवोर्स ले सकती थी। लेकिन असली वजह ये थी, वेल्सी ने ये सोचा कि अगर मैं दीक्षित से डिवोर्स माँगूँगी शायद मुझे मिल भी जाएगा, लेकिन उसकी नज़र दीक्षित के पैसों पर थी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी इतनी सारी, उसकी वजह से उसने सोचा कि मैं अगर ऐसे डिवोर्स माँगूँगी शायद मुझे कुछ ना मिले। तो उसने इस घिनौने रास्ते का चुनाव किया और उसने दीक्षित की जान ले ली। तो वेल्सी का तो मतलब वो 2 नाव में सवार होना चाहती थी, उसका क्लियर था, उसको सुकेतु के साथ रहना था, दीक्षित के साथ नहीं। लेकिन वो फिर भी ये नहीं चाहती थी कि दीक्षित की प्रॉपर्टी या उसके पैसे जो है उस पर भी उसकी नज़र थी। तो अब अब इससे बुरा क्या, लेकिन आगे मैं अगर आपको कहूँगी, तो जब तीनों पकड़े भी जाते हैं, तो लॉ भी इनका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अराउंड 73 लोग विटनेस थे इस केस के, लेकिन वो 73 लोग, जो 72 जितने भी लोग थे, वो सारे बैक ऑफ कर लेते हैं। कोई कुछ बयान देता है, कुछ एंड में पलट जाता है। तो इसी वजह से इन तीनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, क्योंकि कोई भी सबूत इनके खिलाफ थे ही नहीं। जब ये चीज़ हुई थी, जिस कांड में वेल्सी मौजूद थी, सिर्फ़ वहाँ पर वेल्सी थी। ये तीनों ने ये मिलकर ये सारा कुछ रचा और दीक्षित का कत्ल किया इन्होंने। लेकिन वेल्सी, सुकेतु और ड्राइवर के अलावा वहाँ पे और कौन देखता, कौन इस चीज़ को, जो फियोना भी थी वो बाथरूम में थी। तो जब ये सब कुछ हो भी रहा था, एक्चुअली में वहाँ पे कोई विटनेस था नहीं, ना ही नेबर्स, क्योंकि रात का समय था, तो ना ही जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, ना ही किसी ने आते हुए देखा किसको, ना ही जाते हुए देखा। सीसीटीवी फुटेज में भी किसी के चेहरे क्लियर नहीं थे और ना ही वो ऑटो जो थी वो कौन-सी ऑटो थी, ना ही उसका नंबर कुछ समझ में आ रहा था। तो एविडेंस ना मिलने की वजह से और विटनेस के पीछे हटने की वजह से इन तीनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो सबसे दुःख की बात तो मुझे दीक्षित के लिए लगती है कि वो एक नॉर्मल सा इंसान था, जिसे आप फ़ोटो भी देख सकते हो, उसकी बहुत ही ज़्यादा मासूम लगता था, अपने काम से काम रखता हुआ, बड़ा हुआ, उसके घरवाले अच्छे थे, उसने बिज़नेस किया, बिज़नेस सँभाला, इतना पैसे कमाया, और आज उसके साथ देखिए, मतलब
बिल्कुल भी जस्टिस तो नहीं हुआ, वो अपनी लाइफ़ नॉर्मली जी रहा था, उसने पैसे कमाए, वो एक सेटल व्यक्ति था, उसने शादी की, अब एक फैमिली में वो सेटल होना चाहता था, उसकी गलती क्या थी? उसकी तो ख़ैर कोई गलती नहीं थी, वो नॉर्मली अपनी लाइफ़ जी रहा था, जीने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ ऐसा हो गया। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही है कि उसे पता नहीं जस्टिस तो मतलब मिलेगा, नहीं मिलेगा यही, और अब पता नहीं वेल्सी कितने लोगों की और आगे जाकर लाइफ़ ख़राब करेगी। तो ये मेरी स्टोरी थी आपके लिए। आई होप आप इस स्टोरी से कुछ सीखें, समझें और शादी करना ज़रूरी नहीं, कंपेनियनशिप अच्छा होना चाहिए। अगर वेल्सी एक अच्छी पार्टनर होती तो ठीक है, लेकिन वो अच्छी पार्टनर नहीं निकली। दीक्षित के घरवालों ने भी कुछ सोच समझ के दीक्षित की शादी की होगी। बट मैं आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ व्यूअर्स कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को, या अगर आप देख रहे हैं प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ये शेयर कीजिए कि अ, शादी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक अच्छा पार्टनर ढूँढना ज़रूरी है, एक अच्छा पार्टनर के साथ कंपेनियनशिप, एक कंपेनियन ढूँढना ज़रूरी है, ना कि हमें शादी तो एक फॉर्मल इवेंट है, अगर हम कोर्ट मैरिज की बात करें तो एक नॉर्मल सा इवेंट है वो, बस एक थप्पा लगाता है, ऐसा कुछ तो शादी के बाद चेंज नहीं होता है। कोई अगर व्यक्ति का वैसा व्यवहार या स्वभाव है, तो वो शादी भी चेंज नहीं कर सकती। जैसे आप देख सकते हैं अतुल सुभाष का भी केस, अ, आपको पता ही होगा, पूरे वर्ल्ड में ये बात बहुत ही आग की तरह फैल रही है कि अतुल ने आत्महत्या कर ली, और उसके साथ क्या हुआ, उसकी वाइफ ने, उसके ससुराल वालों ने उसके साथ अजीब-सी डिमांड रख रहे थे और उसे परेशान कर दिया था कोर्ट केसेस में, फेक कोर्ट केसेस में। तो मेरे हिसाब से शादी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक अच्छा कंपेनियन ढूँढना, एक अच्छा पार्टनर ढूँढना ज़रूरी है, उसके साथ अच्छी लाइफ़ बिताना इम्पोर्टेंट है, ना कि हमें शादी पे फ़ोकस करना चाहिए। तो यही मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का, जिससे आपको कोई सीख मिले, समझ मिले कि आप लाइफ़ में अच्छे डिसीज़न्स ले पाएँ, करेक्ट डिसीज़न्स ले पाएँ। हमें सिर्फ़ डिसीज़न लेने के लिए डिसाइड नहीं करना है कुछ भी, ठीक है? उसका कुछ हमें फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, जितना हो कम से कम नुकसान हो, और ऐसा तो नुकसान ना कि जान ही चली जाए, और बाकी पैसों का क्या है, पैसे तो कभी भी आ सकते हैं, हम कभी भी कितने भी पैसे बना सकते हैं, लेकिन एक बार जान चली गई तो उसका जान सबसे अनमोल है। और बस इसी के साथ मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सुखी रहिए, आबाद रहिए।